हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? फ्रेंड, आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा यूपीएससी वाला लव कलेक्टर साहिबा बुक के पार्ट 1 के बारे में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये बुक लिखा गया है कैलाश मांजू बिश्नोई जी द्वारा। तो गाइज, मैं चोमू स्वागत करता हूँ आप सभी का संतोष रीडर यूट्यूब चैनल पर। तब चलिए अब ऑडियो बुक को सुनते हैं और जानते हैं इसका स्टोरी यानी कि पार्ट 1 को। नंबर 1, यूपीएससी से इश्क। एक रोज दैनिक भास्कर के एडिटोरियल पेज पर मेरा लेख छपा था, ज्ञान की महाशक्ति बनना है तो शिक्षा क्षेत्र में सुधार लाए। दिन था 17 अक्टूबर 2017। भारत का सबसे बड़ा त्योहार दीपावली। दैनिक भास्कर के आर्टिकल में मेरी ईमेल आईडी दी हुई थी। उस रोज मेरे गांव से लेकर देश की राजधानी दिल्ली तक, गुजरात से लेकर पंजाब तक बहुत से पाठकों के मेल आए हुए थे। उसमें से एक ईमेल पर मेरा ध्यान गया। मेल में लिखा था, I read your article in Dainik Bhaskar. It was great. You rightly mentioned the points regarding our education pattern and necessary initiatives which must be implemented as soon as possible. मैं उम्र के जिस पड़ाव पर था, उस उम्र में किसी लड़की का मैसेज, वो भी अंग्रेजी में, और उस पर लड़की भी अपनी बिरादरी की, एक साथ इतने संयोगों ने मेरे दिल की धड़कनें तेज कर दी। हालांकि मैंने भावनाओं को नियंत्रित करते एक संक्षिप्त जवाब दिया, थैंक्स फॉर योर फीडबैक। एक मचलते हुए युवा की तरह मैं एक मैसेज में उनसे बहुत कुछ पूछ लेना चाहता था, लेकिन मैंने अपने दिल पर दिमाग को प्रभावी होने दिया। आपके सुझाव अच्छे हैं, लेकिन सरकारें शिक्षा के सुधार पर उतना ध्यान नहीं दे रही है। एंजल ने मुझे यूपीएससी अभ्यर्थी जैसी गंभीरता लिए हुए सवाल के अंदाज में फिर मेल किया। 1986 के बाद से नई शिक्षा नीति तक नहीं आई है अब तक। शिक्षा और स्वास्थ्य राम भरोसे ही है। मैंने मेल का जवाब दिया और दोपहर का खाना खाने रूम से 100 मीटर दूर साई रेस्टोरेंट चला गया। हाँ, ये बात तो है, दिल्ली में रहकर आप किस चीज की तैयारी कर रहे हैं? एंजल ने उत्सुकतावश मेल किया, मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूं। और आप? इस तरह हमारे बीच बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। मैं भी यूपीएससी के लिए कोशिश कर रही हूं, लेकिन यूपीएससी पल्ले नहीं पड़ रही। 2 बार प्रारंभिक परीक्षा दी, लेकिन हुआ नहीं। एंजल ने यूपीएससी की तैयारी करने वाले 90% छात्रों की व्यथा को अपने एक ही मैसेज के जरिए जाहिर कर दिया। हालांकि मैंने 2 दिन तक उनके मेल का कोई जवाब नहीं दिया। मेरे दोस्त लवगुरु का कहना था कि अगर लड़की को दोस्त बनाना है तो लड़की की साइकोलॉजी को पढ़ो, और कभी भी लड़की वर्चुअल मोड पर टेक्स्ट या फोन कॉल पर बात करे तो बात पूरी होने से पहले ही व्यस्त होने का बहाना बनाकर फोन काट दो या टेक्स्ट मैसेज का जवाब न दो। लवगुरु का असली नाम राघवेंद्र प्रताप सिंह था। राघवेंद्र को हम लवगुरु इसलिए कहते थे क्योंकि मुखर्जी नगर और ओल्ड राजेंद्र नगर में तैयारी करने आने वाले नयन वेले नौजवानों को लव एडवाइस देने में उसका कोई सानी नहीं था। जब भी किसी कोचिंग या कोचिंग के बाहर किसी यूपीएससी की तैयारी करने वाले लड़के को किसी लड़की से फ्रेंडशिप करनी होती तो वे लवगुरु की तरफ रुख करता। लवगुरु शानदार और नायाब नुस्खे बताता। लड़के इसकी आजमाइश अपनी होने वाली माशूका के लिए करते और कई सारे कामयाब भी हो जाते। लवगुरु की खुद की लगभग आधा दर्जन गर्लफ्रेंड्स और 1 दर्जन के आसपास मी टूथ थी। वो तैयारी कम और मौज मस्ती करने वाला लड़का ज्यादा था। मैंने एंजल के मेल का जवाब ठीक 2 दिन पश्चात रात्रि में नियमित मोटिवेशनल फेसबुक पोस्ट करने के तुरंत बाद दिया। अच्छा, यूपीएससी परीक्षा के पैटर्न को पकड़ नहीं पा रही हो? मैंने लिखा और मैं त्राटक करके बिस्तर पर चला गया। मेरी मुख्य परीक्षा 28 अक्टूबर को होनी थी, इसलिए मैं जल्दी सोने की आदत डाल रहा था। मैं यूपीएससी के क्वेश्चन पूछने के पैटर्न को समझ नहीं पा रही हूं। साल भर पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, एनवायरमेंट सभी सब्जेक्ट पढ़ने के बावजूद क्वेश्चन प्रीलिम्स में बहुत ज्यादा गलत हो रहे हैं। इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है और क्या आप इस बार मेंस परीक्षा दे रहे हैं? उन्होंने एक ईमेल में 2 सवाल पूछे। हाँ, 28 अक्टूबर को ही है। मैंने एंजल के मेल का संक्षिप्त जवाब दिया। आईएएस प्रीलिम्स 2017 के रिजल्ट को आए हुए 3 महीने से ज्यादा हो चुके थे, लेकिन एंजल
ये तय नहीं कर पा रही थी कि 3 जून 2018 को होने वाली यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए क्या स्ट्रैटेजी अपनाए कि इस बार कम से कम प्रीलिम्स के चक्रव्यूह को भेदा जा सके। उस रात को वो ठीक से सो नहीं पाई, क्योंकि उसे डर था कि अगर तीसरी बार भी यही हश्र रहा तो फैमिली वाले तैयारी छुड़वा देंगे। उस रात को एंजल सोच रही थी कि जब कक्षा 6 में थी तो दिव्या मैडम ने उनसे पूछा था, बड़े होकर क्या बनना है? उसने तपाक से कहा था, कलेक्टर। अब वो सोच रही थी कि बचपन के इस सपने को साकार करने में यूपीएससी का प्रारंभिक चरण ही उसके लिए सबसे बड़ी बाधा बन गया था। वो 2 प्रयासों में प्रीलिम्स पास न कर पाने के कारण हीन भावना से ग्रस्त हो चुकी थी। शुरू से ही तेज तर्रार और मेधावी छात्रा रही एंजल के आत्मविश्वास को यूपीएससी के खट्टे अनुभव ने अर्श से फर्श पर पहुंचा दिया था। जब वो बाड़मेर के सुदूरवर्ती धोरों की धरती बालोतरा के एक छोटे से गांव से जयपुर आई थी, उस समय वो हिंदी माध्यम की छात्रा थी और उसे अंग्रेजी मीडियम में शिफ्ट होने में काफी दिक्कतें आई थी। लेकिन आज उनकी अंग्रेजी किसी अंग्रेज के समान ही फर्टीदार है। कक्षा 8 में कितनी खराब राइटिंग थी और आज उनकी राइटिंग को कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं। ये सब उन्होंने अपनी कमजोरियों को ताकत बना करके हासिल किया था। उन्होंने मन ही मन सोचा कि हर कमजोरी को ताकत बनाया जा सकता है और संकल्प किया कि वो प्रारंभिक परीक्षा के इस चक्रव्यूह को तोड़कर रहेंगी। मेरा 2 बार से आईएएस प्री क्लियर नहीं हो रहा है, क्या आप मुझे गाइड करेंगे? उन्होंने सुबह सुबह ही मुझे मेल किया। क्यों नहीं, मुझसे जितना हो पाएगा, लेकिन मेरी मुख्य परीक्षा के बाद। इस तरह हमारे बीच में चैटिंग का सिलसिला शुरू हो गया। ये वो वक्त था जब देश में जीएसटी को लेकर चर्चाएं जोरों पर थी और मेरी यूपीएससी की तैयारियां भी। 28 अक्टूबर से मेंस के एग्जाम शुरू होने वाले थे, इसलिए मैं 2 दिन पहले ही मामा जी के वहां जयपुर चला गया। पहले दिन निबंध का पर्चा था। सारे बच्चे जीएसटी तथा नोटबंदी को लेकर कोई एक निबंध पूछे जाने को लेकर आश्वस्त थे, लेकिन यूपीएससी ने फिर साबित किया कि उनका सवाल पूछने का ट्रेंड यह है कि कोई ट्रेंड नहीं है। एक के बाद एक पेपर अच्छे हुए या खराब, लेकिन हो गए। मुख्य परीक्षा संपन्न हो चुकी थी। मैंने राहत की सांस ली, इसलिए नहीं कि पेपर बहुत अच्छे गए थे, इसलिए क्योंकि कंक्रीट के शहर की जीवन शैली से मुक्त होकर सप्ताह 10 दिन के लिए अपने गांव में सुकून भरे दिन बिताने को मिलने वाले थे। ऑप्शनल पेपर आखिरी दिन था। उसी दिन मैं जैसलमेर इंटरसिटी से जोधपुर निकल गया। पेपर कैसे गए हैं? एंजल का मेल आया। लग तो रहा है ठीक हुए हैं, देखते हैं क्या होता है। मैंने जवाब दिया, यूपीएससी जैसी प्रतियोगी परीक्षा में अधिकतर बच्चों का पेपर तो ठीक जाता है, पर रिजल्ट अक्सर ठीक नहीं आता। प्रतियोगी परीक्षा और कॉलेज की परीक्षा में बस यही फर्क होता है कि कॉलेज में पेपर खराब हो जाए तो दोस्तों से सुपर बकवास कहने में संकोच नहीं करते, लेकिन यहां सब उम्मीद भरी नजरों से देखते हैं। इसलिए यूपीएससी के पेपर देने वाले हर अभ्यर्थी के लिए बाद में ठीक कहना एक सामाजिक मजबूरी बन जाती है। ओके, प्री परीक्षा में मैं 2 बार फेल हो चुकी हूं। क्या रणनीति अपनाऊं कि 3 जून 2018 की परीक्षा आसानी से पास कर जाऊं? परिवार वालों और सगे संबंधियों ने सवाल पूछ पूछ कर कान पका दिए हैं कि प्री क्यों नहीं हो रहा है। ये सवाल मेरे दिल में कांटे चुभो देता है। एंजल ने अपनी व्यथा मुझे सुनाई। सबसे पहले सिविल सेवा परीक्षा एवं कॉलेज लेवल की परीक्षा में अंतर समझने की जरूरत है। मैंने कहा, क्या हम फोन कॉल पर बात कर सकते हैं? अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो। एंजल का मैसेज अगले ही क्षण दिखलाई पड़ा। कांटेक्ट नंबर की अदला बदली के बाद उनका कॉल आया। हाय लो कहने के बाद मैंने कहा कि सिविल सेवा परीक्षा में 5 लाख बच्चे प्री परीक्षा में बैठते हैं और पास होते हैं लगभग 12,000, यानी केवल 2%। इनमें से 70% बच्चे पहले ही प्री पास किए होते हैं। जो आंकड़े दिखते हैं वो असल में उतने होते नहीं हैं। तो ये कॉलेज परीक्षा से बिल्कुल अलग तरीके की प्रतियोगी परीक्षा है। मैंने मुखर्जी नगर के बाबा टाइप लोगों के अंदाज में कहा, अच्छा ये बात है। उन्होंने कहा, यूपीएससी की तैयारी का फर्स्ट रूल यही जान लीजिए
कि किताबों को ज्ञान के लिए नहीं, एग्जाम के लिए पढ़ना है। आपको पता होना चाहिए कि किस टॉपिक को स्किप करना है और किसको ज्यादा टाइम देना है, अदरवाइज एग्जाम तो नहीं निकलेगा। पर मुखर्जी नगर और राजेंद्र नगर के ज्ञानी बाबाओं में नाम जरूर शुमार हो जाएगा। मैंने यूपीएससी की तैयारी का फर्स्ट गोल्डन रूल बताते हुए कहा, यह ध्यान रखो कि आईएएस आसमान से नहीं टपकते, वो हम व आप में से ही होते हैं। लेकिन ये लोग जिस मंजिल की ओर जाना होता है उसी ट्रेन के डिब्बे में सफर करते हैं। ये लोग धुन के बेहद पक्के होते हैं। इन लोगों के दिलों में आग लगन की जलती है, इसलिए इन्हें सफलता हर हाल में मिलती है। मेरा यूपीएससी वाला ज्ञान निकलना शुरू हो चुका था। आईएएस की तैयारी का सबसे बड़ा फायदा यह है कि अगर 2-3 साल गंभीर रूप से तैयारी कर ली जाए तो कम से कम आप ज्ञान बघारने की कला में तो सिद्धहस्त हो ही जाते हैं। फिर आप किसी भी टॉपिक पर किसी भी समय किसी भी व्यक्ति को ज्ञान देने की और अपनी तरह से समझाने की कोशिश करने लग जाते हैं। देश व सरकार की हर समस्या पर अपना व्यू पॉइंट जरूर देते हैं। क्या बात है, आप तो अच्छे मोटिवेटर भी हो। उन्होंने तारीफ करते हुए कहा, अच्छा ये बताइए, सिलेक्शन में किस्मत का कितना रोल होता है? किस्मत को मैं नहीं मानता। ये किस चिड़िया का नाम है? तैयारी करने से पहले भाग्य की बात करना बेमानी है। इसलिए इंसान को कभी भाग्य का रोना नहीं रोना चाहिए। आप एक दिन के लिए भी किस्मत चमकने का इंतजार मत कीजिए। आपको और कुछ नहीं करना है सिवाय कड़ी मेहनत के। भाग्य को अपने ढंग से काम करने दो, आप अपने ढंग से काम करो। भाग्य तो आलसी लोगों का गहना है, आप जैसे कर्मठ लोगों का नहीं। वही युवा सफलता हासिल करता है जिन्हें खुद के कर्म पर विश्वास होता है। मैंने मोटिवेशनल स्पीकर के अंदाज में कहा, एक चीज कही जाती है कि आईएएस सीरियस नहीं सिंसियर लोग बनते हैं। इसमें आपकी क्या राय है? इस सवाल के साथ मैं समझ गया था कि थोड़ा बहुत तो पढ़ाई उन्होंने भी की है। मेरा अंदाज थोड़ा सामान्य हुआ। आप बिना सिंसियर हुए आईएएस क्या पटवारी भी नहीं बन सकते हैं। आज के टाइम में तैयारी के प्रति गंभीर होना जरूरी है, लेकिन हर कोई हो नहीं पाता। सिविल सेवा की तैयारी करने वाला हर अभ्यर्थी तैयारी में गंभीरता चाहता है, पर आज नहीं कल से। करियर बनाते समय 99% छात्रों के लिए ये कल कभी नहीं आता। अरे, उन्हें पता नहीं कि कल तो सप्ताह का सबसे व्यस्त दिन होता है। वे सोचते हैं आज सिर भारी भारी लग रहा है, आज नहीं कल से चाप कर पढ़ूंगा। अरे, आज लिखने का मन नहीं कर रहा है, कल से हर रोज 10 पेज लिखूंगा। सोचिए, ये कल वाला भूत इतना गहराई से हमारे शरीर में क्यों बैठ गया है? ध्यान रखिए, टालम टोल करने वाले छात्रों के लिए यूपीएससी के दरवाजे हमेशा बंद मिलते हैं। अंत में बातों की एक बात, टालम टोल का जो भी कारण हो, बुखार हो तो भी पढ़िए, बारिश हो रही हो तो भी क्लास जाइए, अंगुलियों पर छाले हो जाए तो भी लिखिए। आप तभी सफल होंगे जब अंधेरे में किताबों में छपे अक्षर नजर आने लगेंगे। मैंने ये लाइनें कुछ दिन पहले फेसबुक पर पोस्ट की थी और उनसे बात करने के दौरान ये लाइनें गाइड करने की बजाय इंप्रेस करने के लिए बोल दी। ये भी सच्चाई है कि जब मैं पहली बार फोन पर बात कर रहा था तो गाइडेंस कम और इंप्रेस करने की कोशिश ज्यादा कर रहा था। ये हर एक लड़के का एक लड़की से बात करने के दौरान का सबसे दुर्बल गुण है। मैं तो बहुत आलसी हूं। मैं तो कई बार 13 से 14 घंटे का पढ़ने का शेड्यूल बनाकर रख देती हूं, लेकिन उतना पढ़ नहीं पाती। मेरा कैसे सिलेक्शन होगा? एंजल ने अपनी चिंता जाहिर की। जरूरी नहीं है कि आप 14 घंटे पढ़ाई करेंगे तभी आप आईएएस बनेंगे। पढ़ाई में घंटे मायने नहीं रखते, गुणवत्ता मायने रखती है। आप कह रही है कि मैं शेड्यूल बना करके छोड़ देती हूं और टालम टोल करने लग जाती हूं। जो व्यक्ति सफलता के लिए सबसे जरूरी काम को बोरिंग मानकर टाल देता है, समझ लीजिए वो असफलता के बीज बो रहा है। जैसा कि आप पिछले 2 प्रयासों में गलतियां कर रही हो। सफलता पाने का इच्छुक व्यक्ति बोरिंग तथा सबसे मुश्किल लगने वाले जरूरी काम को सबसे पहले करता है, इसलिए वो व्यक्ति सबसे पहले सफल भी हो जाता है। किसी भलमानस ने सही ही कहा है कि सफलता के नियम तभी आप पर काम करेंगे जब आप चुस्त, दुरुस्त तथा तंदुरुस्त तरीके से जी जान से लगकर काम करेंगे
और टालमटोल प्रवृत्ति को बाय बाय कहेंगे। मैंने कहा, अब सिलेक्शन तो लेना ही है, इसलिए टालमटोल की प्रवृत्ति को बाय बाय। आज से ही संकल्प। उन्होंने दृढ़ संकल्पित होकर कहा, अगर संकल्प कर लिया है तो सफलता दूर नहीं है। अक्सर मनुष्य में शक्ति की कमी नहीं होती, बस संकल्प की कमी होती है। दुनिया में दृढ़ संकल्प से बड़े बड़े काम हो रहे हैं। फिर बात ट्रंप की हो, पुतिन की या मोदी सर की, ये लोग अपने दृढ़ संकल्प के बल पर देश दुनिया की दशा दिशा बदलने में लगे हुए हैं। इसलिए ही कहा जाता है कि इतिहास महज चंद संकल्पवान लोगों के साहसिक कदमों की चहलकदमी भर होता है। मुझे नहीं पता कि ये लाइनें कहां से निकल रही थी, लेकिन ये थी काफी मोटिवेशनल टाइप की। दिमाग शायद इसलिए ज्यादा काम कर रहा था ताकि लड़की इंप्रेस हो सके। अच्छा, ये ट्रेन की आवाज आ रही है, कहीं जा रहे हो क्या? उन्होंने मुझे बीच में टोकते हुए पूछा। हाँ, मैं जयपुर से अपने गांव जा रहा हूं, जो जोधपुर में है। मैं जयपुर जंक्शन से जैसलमेर इंटरसिटी में बैठ गया हूं। ट्रेन को रवाना होने में अभी 5 मिनट का समय है। अच्छी बात यह रही कि मुझे खिड़की वाली सीट मिल गई थी। अच्छा, आप तैयारी के गोल्डन रूल्स बता रहे थे, तो बताइए दूसरा गोल्डन रूल क्या है यूपीएससी के किले को भेदने के लिए? उन्होंने पूछा। मैंने यूपीएससी की तैयारी के दौरान जो अनुभव हासिल किया है वो बता रहा हूं, क्योंकि आपने तैयारी की रणनीति पूछी है, बस इसलिए। अगर वो नहीं भी पूछती तो भी मैं आधे घंटे बाद एक एक करके यूपीएससी की तैयारी के लिए सारे गोल्डन रूल बता चुका होता। यूपीएससी की तैयारी करने वाले लड़के अक्सर यूपीएससी की तैयारी करने वाली लड़कियों को इंप्रेस करने के लिए क्या क्या करते हैं, ये कभी फुर्सत मिले तो पता लगा सकते हैं। तो मुखर्जी नगर और ओल्ड राजेंद्र नगर पार्क में जाइए और अवलोकन कीजिए कि एक यूपीएससी अभ्यर्थी लड़का दूसरी यूपीएससी अभ्यर्थी लड़की को इंप्रेस करने के लिए क्या क्या नुस्खे बता रहा होता है। कुछ ऐसी धांसू रणनीति भी साझा कर रहा होता है जो उन्होंने खुद कभी फॉलो नहीं की। मैंने अपनी बात आगे बढ़ाई। मेरे अनुसार यूपीएससी की तैयारी का दूसरा गोल्डन रूल है एनसीईआरटी पढ़ना, और हर हाल में पढ़ना। एनसीईआरटी को इग्नोर किया तो यूपीएससी आपको इग्नोर कर देगी। अधिकतर बच्चे सोचते हैं कि एनसीईआरटी क्या पढ़ना, स्कूल के दिनों में तो पढ़े थे, और वे यही गच्चा खा जाते हैं। यूपीएससी की तैयारी का तीसरा गोल्डन रूल है स्मार्टफोन से दूरी तो सिलेक्शन से नजदीकी। कोई भी 8 से 10 घंटे मोबाइल में मशगूल रहकर आईएएस बनने का सपना नहीं देख सकता। अगर सपना देखता है तो पूरा नहीं कर सकता। केवल यूट्यूब से स्टडी मटेरियल देखकर आईएएस नहीं बना जाता। आज भी किताबों से मोहब्बत करके ही लबासना पहुंचा जा सकता है। मैंने मेंटर के तौर पर 2 गोल्डन रूल और बता दिए। सोशल मीडिया के कारण स्मार्टफोन एक बड़ी बुरी लत बन चुका है। याद रखिए, अगर आप स्मार्टफोन का इस्तेमाल स्मार्टनेस तरीके से नहीं कर रहे हैं तो आपको स्मार्टफोन बुरी लतों का बादशाह बनाकर रख देगा। विद्यार्थी जीवन में आप सफल इंसान बनने का सपना संजोए हैं तो मोबाइल की महामारी के चपेट में खुद को न आने दें। ये समझिए कि मोबाइल का न्यूनतम उपयोग यानी समय के सबसे बड़े शत्रु से छुटकारा। मोबाइल हमारी सेवा के लिए है, लेकिन अगर हम स्मार्टफोन पर घंटों महत्वहीन चीजें देखकर दोयम दर्जे का मनोरंजन कर रहे हैं तो समझिए कि मोबाइल हमारा मालिक बन बैठा है तथा हमारी दिनचर्या तय कर रहा है। अच्छी बातें बताई हैं आपने, ओके, मैं नोट करती हूं। और किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए तैयारी के दौरान? फोन से हल्की सी आवाज आई। यूपीएससी तैयारी के लिए चौथा गोल्डन रूल है चाय की तरह न्यूज़पेपर पढ़ने का मॉर्निंग नशा। सुबह सुबह न्यूज़पेपर न पढ़े, गुनाह है ये। हम दोनों ठाके लगाकर हंस दिए। पुरानी वाली एनसीईआरटी बढ़िया या नई वाली एनसीईआरटी, डिसाइड नहीं कर पा रही। नई और पुरानी दोनों पढ़ लो, झंझट खत्म। ऐसी दुविधा अपने दिमाग में मत रखो। दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, ओल्ड राजेंद्र नगर और मुखर्जी नगर में हजारों की तादाद में ऐसे बच्चे भी होते हैं जो आईएएस प्री परीक्षा के 1 महीने पहले तक ये तय नहीं कर पाते हैं कि ओल्ड एनसीईआरटी पढ़नी है या न्यू एनसीईआरटी।
फिर भी आईएएस प्री निकल जाने की उम्मीद रखते हैं। सपनों की दुनिया है, सपने देखने के पैसे थोड़े ही लगते हैं। आज ये बात 100 आने सच है कि यूपीएससी की तैयारी करना एक स्टेटस सिंबल बन गया है। ग्रेजुएट हुए तो पता चला कि आईएएस परीक्षा के फाइनल रिजल्ट में शहर के किसी एक लड़के का चयन हुआ है, तो हजारों छात्र बिना गाइडेंस और बिना अपनी योग्यता एवं क्षमता को पहचाने तैयारी शुरू कर देते हैं और यूपीएससी के चक्कर में जवानी के कई साल बर्बाद कर देते हैं। यूपीएससी की तैयारी के लिए कोई शार्ट ट्रिक्स नहीं, बलिदान देना होगा। खुद को 8 से 10 घंटे हर दिन कुर्सी पर बैठकर तपाना होगा। एक तपस्वी की तरह तपस्या करनी होगी। मैंने मेंटर के अंदाज में ये बात बोली। पता है सर, मेरी सहेली दिव्या तंज कसते हुए पिछले दिनों कह रही थी कि आईएएस ऑफिसर बनना तेरे बस का नहीं है एंजल, और कुछ ट्राई कर। केंचुआ भी सांप बनने की इच्छा से अपना बदन मरोड़ता है और जगह जगह से टूट जाता है। यही हाल तुम्हारा है। हड्डी भले टूट जाए, सपने नहीं टूटने चाहिए। तुम भले ही कितना ही ताना मार दो, लेकिन मेरा हमेशा से ही ये मानना रहेगा कि आईएएस बनना है तो गिर, उठ, मजाक उड़वा, फिर से दौड़। एंजल ने दृढ़ संकल्पित होते हुए कहा, सपने देखने चाहिए, पर उन्हें पूरे करने का जुनून भी होना चाहिए। अक्सर सपने रात को अवचेतन की आकांक्षाएं दर्शाते हैं और नींद खुलते ही फुर हो जाते हैं। कोई उन्हें साथ लेकर जगे, जिए और श्रम परिश्रम से जुटे, तभी स्वप्न का सच होना संभव होगा। और मैं यही कर रही हूं, तो मेरे सपने पूरे क्यों नहीं होंगे? आसान काम करने के लिए आई नहीं हूं। बड़े सपने देखे हैं तो बड़ी कीमत चुकाने के लिए भी तैयार हूं। तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। यह मेरा ध्येय वाक्य है। एंजल ने कहा, मैंने दिव्या से कह दिया कि मूर्ख किसी भी श्रेणी के हो सकते हैं। एक कैटेगरी में आप भी हैं। पता है सर, अपनी दाल गलती हुई न देखकर वो कुर्सी से उठकर अपने रूम चली गई। अच्छा, ये बताओ कि यूपीएससी के लिए परफेक्ट स्टडी मटेरियल क्या है? परफेक्ट न तो यूपीएससी के लिए कोई स्टडी मटेरियल है और न ही परफेक्ट स्ट्रेटजी। आपकी धुन, लगन और जिद परफेक्ट होनी चाहिए। करना है तो आईएएस करना है। परफेक्शन के नाम पर मत घबराइए, आप उसे कभी पा नहीं सकते। आप क्या, कोई भी इंसान परफेक्शन हासिल नहीं कर सकता। एक बात और गांठ बांध लो कि यूपीएससी के साथ में एक अजीब बात यह है कि तैयारी के शुरुआती 1 साल में ढंग से पढ़ाई नहीं की तो सिलेक्शन लेने के लिए आने वाले सालों में 3 गुना मेहनत करनी पड़ेगी। मैंने बैग से ईयरफोन निकालते हुए कहा। नवंबर का महीना था और रात्रि बढ़ने के साथ साथ हवा में ठंड घुल रही थी। टिकट कहते हुए टीटी ने मेरा नाम व सीट नंबर पूछा। मैंने फोन होल्ड पर डालकर टिकट दिखा दिया। गांव कितने दिन रहोगे? एंजल ने पूछा। 1 सप्ताह रुकने का प्लान है। अच्छा, कभी जयपुर आओ तो बताना, मैं मिलना चाहूंगी आपसे। आपसे बात करके अच्छा लगा। आपकी यात्रा मंगलमय हो। एंजल ने कहा। रात के 1 बज चुके थे। चलिए तैयारी से जुड़ी हुई चीजें बाद में डिस्कस करेंगे। गुड नाइट, ये कहकर उन्होंने फोन रख दिया। मैं मोबाइल से सोशल साइट्स पर एंजल को सर्च करने लगा। जिसका जीवन में कोई विजन नहीं होता, वो जिंदगी भर दूसरे के विजन पर काम करता है। जिसको अपने दिमाग का पसीना बहाना अच्छा नहीं लगता, उसे जिंदगी भर दूसरों के आगे अपने शरीर का पसीना बहाना पड़ता है। जिस व्यक्ति के काम की कोई डेडलाइन नहीं होती, उसी के काम की दुनिया में कोई पहचान नहीं होती। मैंने अपने फेसबुक वॉल पर यह पोस्ट लिखी और सोने के लिए लेट गया। आंखों से नींद गायब थी और एंजल के मीठी मीठी आवाज दोबारा कानों में गूंज रही थी। 2 लबासना के सपने। थिंकिंग अबाउट लबासना, मसूरी। अब सोचो कितनी दूर है। अगर जो टाइम टेबल बनाया है उसको फॉलो नहीं करूंगी तो मसूरी हमेशा दूर रहेगी। एंजल ने अपनी डायरी में ये बातें लिखी और सोने चली गई। लेकिन उनके दिमाग में बहुत सारे सवाल चल रहे थे, बहुत सारे ख्वाब पल रहे थे। कभी एंजल गिरीश के बारे में सोचती तो कभी अपने सिलेबस और रणनीति के बारे में। सुबह 4 बजे तक करवट बदलती रही, लेकिन आंखों में नींद कम। ख्वाब ज्यादा वाली क्रिटिकल सिचुएशन की वजह से
वो सो नहीं पाई। सुबह ठंड बढ़ने के साथ उसकी आंख लग गई। भोर में जब आंख खुली तो एंजल ने सबसे पहले अपना फोन चेक किया, पर उसे कोई मैसेज का नोटिफिकेशन नहीं दिखा। 2 दिन तक न मैंने मैसेज किया, न दूसरी तरफ से मैसेज या कॉल आया। मैं अपने गांव में दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने में मशगूल था। अचानक व्हाट्सएप पर एक मैसेज दिखाई दिया। मैंने एनसीईआरटी पढ़ना शुरू किया है, लेकिन इसमें बहुत सारे फैक्ट हैं। कैसे याद रखूं, कैसे नोट्स बनाऊं? मैंने वहां से दूर हटकर मैसेज का रिप्लाई करने के बजाय फोन किया और हाय हेलो करने के पश्चात कहा, एक बार उपन्यास की भांति पढ़ लीजिए और फिर महत्वपूर्ण चीजों को अंडरलाइन कीजिए। आप दिन भर में पढ़ी हुई चीजों का कम से कम 3 बार रिवीजन कीजिए। यही याद रखने का और पढ़ने का वैज्ञानिक तरीका है। आज स्मार्टनेस का जमाना है। केवल कड़ी मेहनत सफलता की गारंटी नहीं हो सकती, लेकिन स्मार्टनेस के साथ कड़ी मेहनत जरूर आपको सफलता की गारंटी दे सकती है। सिविल सेवा के लिए कोल्हू के बैल की तरह 18 घंटा जुटे रहने की कोई जरूरत नहीं होती। अगर आप एक दिन में 4 पेज भी समझकर याद करते हो, तो एक साल में 365 गुना 4 यानी 1460 पेज याद हो जाएंगे। 2 साल में पूरी किताबें तथा मैगजीन तैयार। बस फिर सिलेक्शन का इंतजार करो। और अंत में कम पढ़ो, ज्यादा सोचो। जो भी पढ़ो ठोस पढ़ो, पढ़ने का स्मार्ट तरीका अपनाओ। जो भी पढ़ो उसे एक दिन में 3 बार दोहराओ और इस तरह आईएएस बनने के योग्य हो जाओ। मेरे अंदर ज्ञान की कोपले फूट रही थी। वैसे मेरी एक फ्रेंड कहती है कि न्यूज़पेपर पढ़े बगैर करंट अफेयर सिर्फ यूट्यूब से तैयार हो सकता है। कौन है ये लोग और कहां से आते हैं? मैंने सवाल के अंदाज में कहा। अच्छा बताया, ये तरीका फॉलो करूंगी। एंजल ने हंसते हुए कहा, वैसे आपने कोचिंग कहां से ली थी और कोचिंग लेने का कोई फायदा हुआ? मैंने पूछा। मैंने बाजीराव एवर रवि से कोचिंग ली थी। मुझे तो कोई फायदा हुआ नहीं लगता यार। मुझे तो लगता है 1.5 साल बर्बाद हो गए। काश कोचिंग नहीं लेती। सरसर कहने वाली एंजल ने आज पहली दफा यार शब्द का इस्तेमाल कर लिया था। मतलब वो दोस्ती बढ़ाने की इच्छुक थी। हालांकि कुछ माह बाद मुझे पता चला कि उनके बोलने के अंदाज में कई बार यार निकल ही आता है। यूपीएससी की कोचिंग लेना शादी के लड्डू खाने जैसा है। खाए तो पछताए, न खाए तो भी पछताए। आपने कोचिंग करके देख ली और कोचिंग का पढ़ाया कितना प्रीलिम्स और मेंस में आता है यह भी देख लिया होगा। जब तक सेल्फ स्टडी नहीं, तब तक यूपीएससी के किले को भेदना नामुमकिन है। वैसे शादी का लड्डू खाने का विचार तो है। मैंने गंभीर होते डिस्कशन को हल्का करने के लिए कहा, कोचिंग का खराब अनुभव देखते हुए सोच रही हूं शादी न करूं, ताकि शादी का लड्डू खाने के बाद पछतावा न हो, जिस तरह से कोचिंग करने के बाद पछतावा हो रहा है। ऐसा ख्याल क्यों आ रहा है तुम्हें? अच्छा छोड़ो। आपके अनुसार यूपीएससी की तैयारी के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? यूपीएससी के सपने से प्यार होना चाहिए, फिर तैयारी तो हो ही जाती है। जैसे किसी लड़के को किसी लड़की से प्यार हो जाए तो वो मुश्किल नहीं देखेगा, हर मुश्किल से लड़ेगा जब तक प्यार को हासिल न कर ले। ठीक वैसे ही यदि यूपीएससी के सपने से आपको प्यार है तो इस कठिन दुर्गम किले को फतह किया जा सकता है। जीत तब आती है जब आप सोचते हैं मैं जो चाहता हूं वो पाकर रहूंगा, बटा रहूंगी। जब आप ठान लेते हैं कि मैं बन के दिखाऊंगा, बटा दिखाऊंगी, तो अब आप टाइम पास व बहानेबाजी के लिए 1 मिनट के लिए भी काम नहीं करते। अब तो मस्तिष्क इस बात पर काम करना शुरू कर देता है कि सपनों को कैसे हकीकत में बदला जाए। अब आप कई गुना बेहतर अनुशासित रहने लग जाते हैं। समय के हर पल में कुछ नया सीखने की कोशिश में लग जाते हैं। जब आप मैं आईएएस बनकर दिखाऊंगी की भावना से पढ़ने लग जाए तो पढ़ते पढ़ते कब सूर्योदय से सूर्यास्त हो जाता है पता तक नहीं चलता। लगनशीलता इतनी ज्यादा हो जाती है कि स्वादिष्ट खाने से कई गुना स्वाद देश विदेश में घटित होने वाली अच्छी घटनाओं में आने लग जाता है। अब किताबों के पन्ने महबूबा की आंखों की तरह अति सुंदर लगने लग जाते हैं। फिर क्या, मसूरी की टिकट कंफर्म हो जाती है। सभी टॉपर कहते हैं कि यूपीएससी के लिए गुणवत्तायुक्त पढ़ाई जरूरी है। गुणवत्तायुक्त पढ़ाई कैसे करें?
इसके लिए तो मैं बस यही कहूंगा कि पढ़ाई को काम नहीं आदत समझो। जो भी पढ़ो अच्छी तरह समझ कर पढ़ो और उसका एक दिन में कम से कम 2 बार रिवीजन करो। गुणवत्ता कभी अचानक नहीं आएगी, उसके लिए अपनी बुद्धि का विवेकपूर्ण इस्तेमाल करना होगा। अपने आप को अनुशासित रखना पड़ेगा तथा अपनी मेधा का बुद्धिमत्ता पूर्ण इस्तेमाल करना सीखना होगा। सबसे जरूरी बात यही है कि आप अपने लक्ष्य के प्रति जितना कमिटमेंट दिखाओगे उतनी तेजी से आप पढ़ाई की गुणवत्ता सुधारने की कोशिश करोगे। आप हर सप्ताह 15 मिनट ये सोचने में जरूर लगाएं कि क्या मैं क्वालिटी वाली स्टडी कर रही हूं, अगर नहीं तो क्या क्या तथा किस तरह से अपनी पढ़ाई में बदलाव लाने की जरूरत है। इस बात को गंभीरता से लीजिएगा। अंधाधुंध और अवैज्ञानिक तरीके से 15-15 घंटे की पढ़ाई में हजारों सिविल सेवा अभ्यर्थी 3-3, 4-4 साल तक सिविल सेवा प्रीलिम्स तक नहीं निकाल पाते। लेकिन कुछ एक छात्र ऐसे भी होते हैं कि वो गुणवत्तायुक्त तथा वैज्ञानिक तरीके से 5-6 घंटे की पढ़ाई करके भी सिविल सेवा परीक्षा में टॉप कर जाते हैं। यूपीएससी में सफल होने वाले छात्र असफल छात्रों से क्या अलग करते हैं? क्योंकि मैं असफल छात्रों में शामिल नहीं होना चाहती। सवाल करने के अंदाज में यूपीएससी के प्रति उनका समर्पण भाव साफ झलक रहा था। सफल छात्र एग्जाम में असफल नहीं होना चाहते, इसलिए बंद कमरों में दर्जनों बार असफल होते हैं। मतलब यह है कि वे सफल होने की कोशिश करते हैं, जबकि असफल छात्रों के साथ बड़ी दिक्कत यह होती है कि वे पहली बार एग्जाम में असफल होते हैं, अगली बार भी एग्जाम में ही असफल होते हैं और कभी भी अपनी गलतियों का कठोरतापूर्ण मूल्यांकन नहीं करते। सफल छात्र अपने स्टडी रूम, कोचिंग क्लासरूम में ही बहुत अधिक गलतियां करते हैं। हर गलती से सीखते चले जाते हैं। वो अपने सबसे अच्छे गुरु होते हैं। वो अपने स्टडी रूम में ही सैकड़ों घंटे प्रैक्टिस करते हैं, इसलिए एग्जाम हॉल में सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस दे देते हैं और इसलिए इन लोगों के सामने मंजिल बाहें फैलाए खड़ी रहती है। अच्छा, चलो बाद में बात करते हैं, अभी जिम जाने का टाइम हो रहा है। ओके। वर्तमान समय में अधिकांश लोग भविष्य को लेकर के बहुत चिंतित नजर आते हैं। हमारा भविष्य किस तरह का होगा? हम भविष्य में क्या कर रहे होंगे? इन प्रश्नों के जवाब तलाशते तलाशते हम अपना आज का वक्त गुजार देते हैं। इसका मतलब यह है कि हम अपने वर्तमान को भी एक ऐसे विषय की व्यर्थ चिंता में गुजार देते हैं जो भविष्य के गर्भ में है। भविष्य के प्रति जागरूक रहना अलग बात है और चिंतित होना बिल्कुल अलग। भविष्य के प्रति जागरूक न होने से भविष्य खराब हो जाता है, परंतु भविष्य के बारे में ज्यादा चिंतित होना भी मूर्खता है, क्योंकि इससे वर्तमान खराब हो जाता है। अतीत जो अब जा चुका है और भविष्य जो अभी आया नहीं है, इन दोनों के बीच जो छोटा सा वक्त है वर्तमान का, वही अस्तित्ववान है। बीता हुआ कल आज की स्मृति है और आने वाला कल आज का स्वप्न। हाँ, एक बात और, अतीत और भविष्य को अस्वीकार न करें। साथ ही ये भी कि सिर्फ अतीत और भविष्य के साथ ही न जिए। कोशिश करें कि अतीत से सीखा जाए, वर्तमान का आनंद लिया जाए और भविष्य की योजना बनाई जाए। लोग वर्तमान को बचाने की कोशिश करते हैं, वो भविष्य को खो देते हैं, और जो कष्ट सहकर वर्तमान की कीमत चुकाते हैं, वो भविष्य को खरीद लेते हैं। दरअसल भविष्य न किसी की भेंट है न कृपा, वो मनुष्य के वर्तमान में किए जाने वाले पुरुषार्थ का अधिकार है। हमारे भारतवर्ष में एक कहावत बहुत प्रसिद्ध है कि आज जैसा बोओगे वैसा काटोगे, अर्थात जैसा वर्तमान आप बनाते हैं उसी के अनुरूप आपका भविष्य स्वतः निर्मित हो जाता है। यदि आप वर्तमान को अपने परिश्रम से सींचते हैं तो भविष्य अपने आप ही सुनहरा और शानदार हो जाता है। ठीक इसके उलट पुरुषार्थ न करने वाले आलसी व्यक्ति का न तो कोई भविष्य होता है, न ही वर्तमान। हम भविष्य को भविष्य के लिए स्थगित नहीं कर सकते, वो सदैव वर्तमान के द्वारा ही बनाया जाता है, बनाया जा सकता है। भविष्य वर्तमान का प्रतिफल है, फलश्रुति है, पर यह हमारे वश में नहीं है। ऐसे में अनजाने भविष्य के लिए वर्तमान क्यों बिगाड़े? जो गुजर गया वो भी हमारे वश में नहीं है, उसे हम मिटा नहीं सकते। हाँ, उससे कुछ सीख जरूर सकते हैं। वर्तमान हमें अंधा बनाए रहता है, अतीत बीच बीच में हमारी आंखें खोलता रहता है।
अतीत में कभी कोई त्रासद घटना हुई भी हो तो भी परिपक्वता इसी में है कि हमें अतीत की दुखद यादों को छोड़ वर्तमान का सदुपयोग करना सीखना चाहिए और वर्तमान में आनंदमय तरीके से जीने का सतत अभ्यास करना चाहिए। जो वर्तमान समय को साथ लेता है वो अगला पिछला सभी कुछ साध लेता है। मैंने ये आर्टिकल चलती ट्रेन में लिखा और दैनिक जागरण के संपादकीय पेज में छपने के लिए भेज दिया। रात्रि में सोने जाने से पहले एंजल ने अपनी डायरी में लिखा, जीवन में स्पष्ट लक्ष्य होना चाहिए। मनुष्य को जीवन में सार्थक चीजें प्राप्त करने के लिए लक्ष्य बनाना अत्यंत जरूरी है। सकारात्मक सोच के साथ लक्ष्य का निर्धारण हमारे अस्तित्व को सही मायनों में अर्थ देता है। जब हमारे पास स्पष्ट लक्ष्य होता है तो हम जो कार्य करते हैं उससे आनंद का एहसास करते हैं। अगर हम पूरे जीवन के लिए लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो हमारा पूरा जीवन ही अनुशासित हो जाता है। इसलिए हर मनुष्य का जीवन उद्देश्यपूर्ण या लक्ष्य से पूर्ण होना चाहिए। जब हम अपने जीवन में लक्ष्य बना लेते हैं तो वो हमें हरदम सचेष्ट करता है, हमारी रुचि बनाए रखता है और सुबह बिस्तर से बाहर निकलने का कारण उपलब्ध कराता है। जब हम ऐसे लक्ष्य से प्रेरित होते हैं जिसका गहरा अर्थ हो, ऐसे सपनों से प्रेरित होते हैं जिनके पूर्ण होने की चाहत हो और ऐसे प्रेम से प्रेरित होते हैं जिसको व्यक्त करने की जरूरत हो, तो हम वाकई में जिंदगी जीते हैं। लक्ष्य के निर्धारण से फायदा यह होता है कि हमें मेहनत करने के लिए एक सही दिशा ज्ञात होती है और बीच में बाधाएं आने पर हम विचलित नहीं होते, बल्कि उनसे संघर्ष करने के लिए कृत संकल्प बने रहते हैं। बाधा ऐसी डरावनी चीज है जो लक्ष्य से आंख हटते ही आपको दिखती है। आत्मकोशिश यही होनी चाहिए कि आंखें लक्ष्य पर निरंतर लगी रहें। लक्ष्य तय करके आप उस पर अपनी दृष्टि निरंतर बनाए रखें जब तक उस लक्ष्य का सफल भेदन न हो जाए। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति फ्रैंकलिन पियर्स अपने वकालत के पेशे में शुरुआत में असफल हो गए, लेकिन उन्होंने ये लक्ष्य बना लिया था कि 999 बार असफल होने पर भी वो वकालत ही करेंगे। बाद में वह अपने दृढ़ संकल्प के चलते न केवल एक सफल वकील बने, बल्कि आगे चलकर अमेरिका के राष्ट्रपति भी हुए। जब हम किसी लक्ष्य को अपने दिल में जन्म देते हैं, तब हम उस लक्ष्य से अपना संबंध स्थापित कर लेते हैं और हम जितने दृढ़ विश्वास से उसके लिए प्रयत्न करते हैं, वो उतना ही हमारे करीब आ जाता है। लक्ष्य को जब इतनी गहराई से चाहा जाता है कि व्यक्ति उसके लिए अपना सब कुछ दांव पर लगाने के लिए तैयार होता है, तो उसका जीतना सुनिश्चित होता है। 3 पहली मुलाकात। मेरी और एंजल की पहली मुलाकात दिल्ली के जीटीबी नगर के एक कॉफी हाउस में हुई थी। कॉफी हाउस में 3-4 टेबल को छोड़कर अधिकतर फुल थी। यंग क्राउड था। कॉफी हाउस की दीवारों पर फूलों की सजावट बहुत खूबसूरत लग रही थी। उससे भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी एंजल। एंजल ने सफेद टैंक टॉप और काली योगा पैंट पहनी हुई थी। पहली बार मैंने उन्हें देखा तो देखता ही रह गया। वे सचमुच हुस्ने मल्लिका लग रही थी। फेशियल प्रोपोर्शन गोल्डन रेशियो के करीब, ढलवा ललाट, झील सी नशीली आंखें, तीखी नाक, गुलाब की पंखुड़ी जैसे होंठ, गोलमटोल और गोरे गोरे गाल, सोने जैसे बाल, मासूमियत से भरा चेहरा, उस पर काले तिल का पहरा। मुझे लगा जैसे जन्नत की परी जमीन पर उतर आई हो। किसी को एक नजर देख लेने भर से ही कितना सुकून मिलता है, इसका एहसास आज मुझे पहली बार हुआ। एंजल को देखते ही मेरे दिल में हलचल होने लगी। क्या इसे ही लव एट फर्स्ट साइट कहते हैं? मैं सोचने लगा। पहली नजर में मुझे वो परी सी लगी। पहली दफा किसी लड़की से बात करते हुए मैं असहज महसूस कर रहा था। इसकी वजह थी कि वो मुझे पहली नजर में ही भा गई थी। हालांकि वो थोड़ी चिंतित नजर आ रही थी। गिरीश आईएएस प्री क्लियर करने का बहुत ज्यादा दबाव है मेरे ऊपर। मेरे मामा जी का कॉल आया था और वो कह रहे थे, इस बार तो प्री क्लियर कर लोगी ना, या फिर से नाक कटवाओगी? तो फिर आपने क्या कहा? मैंने बस यही कहा कि मामा जी, तैयारी तो बहुत अच्छी चल रही है, हो जाना चाहिए। फिर उन्होंने एक गंभीर यूपीएससी अभ्यर्थी होने का परिचय देते हुए पूछा, अच्छा ये बताओ अनुच्छेद 21 में कौन कौन से मौलिक अधिकार आते हैं? मुझे टेस्ट मत करो। जितना तुमको आता नहीं
उतना मैं पढ़कर भूल चुका हूं। अच्छा याद होता तो अब तक आईएएस सेलेक्ट हो गए होते। एंजल ने व्यंग्य कसते हुए कहा। स्टेट सर्विस आरएस का सोचा है कुछ? मैंने पूछा। मुझे एक ही लक्ष्य दिखाई देता है और वो लक्ष्य है आईएएस, स्टेट पीसीएस, न कोई अदर एग्जाम। होठों को दांतों के बीच दबाते हुए उसने दृढ़ता से कहा। सही कह रही हो। जब यूपीएससी क्लियर कर सकते हो तो दूसरी नौकरी में क्यों सेटल होना? जब अमेजिंग हो सकते हो तो नॉर्मल क्यों रहना? मैंने भी उनके एकमात्र लक्ष्य का पक्ष लेते हुए कहा, बिजनेस करना है तो बड़ा करना है, वरना नहीं करना। सही कह रहे हो गिरी। अब मैं आईएएस के अलावा कोई और फॉर्म नहीं फिल करूंगी। बनना है तो आईएएस ही बनना है। उन्होंने समोसे के अंतिम टुकड़े को उदरस्त करते हुए ये बात कही। बात तो सही कह रही हो। जीवन में कोई बड़ा लक्ष्य पाने के लिए काफी सोच विचार कर एक बेहतर रणनीति बटा रोड मैप बनाना पड़ता है। लेकिन जब आपने लक्ष्य को पाने का बड़ा वाला इरादा कर लिया है तो आपको अपने माइंडसेट को विकल्पों के उहापों में भटकने नहीं देना चाहिए तथा अपने मन को दुविधाओं के जाल में नहीं फंसने नहीं देना चाहिए। अब तो विकल्पों वाला माइंडसेट नहीं, दृढ़ संकल्प वाला माइंडसेट बनाना चाहिए। अब हारी हुई मानसिकता से नहीं, हर हाल में जीतने वाली मानसिकता के साथ मैदान में डट जाओ। अब कल्पनाओं में हवाई सफर नहीं, धरातल पर रहकर कर्मशील बनो। एवरेस्ट जितने ऊंचे लक्ष्य को पाना है तो हिमालय की तलहटी पर बैठकर विश्राम करने का कोई फायदा नहीं। अब तो लक्ष्य को छूकर ही विश्राम करना है। मैंने लगभग मोटिवेशनल अंदाज में कहा, तुम्हें मॉडल होना चाहिए, एक्टिंग अच्छी करती हो। नहीं, मेरे बचपन का सपना ही आईएएस ऑफिसर बनना है और मैं उसी सपने पर काम कर रही हूं। हालांकि सिविल सेवा को करियर बनाने का सपना देखना एक बहुत ही रिस्क वाला निर्णय है, जहां सफलता की संभावना बहुत ही कम होती है। 10 एक जैसे घोड़े दौड़ाए जाएं और उसमें एक को ही चुनना हो तो बहुत ही अच्छे दौड़ने वाले 9 घोड़े भी हारेंगे ही हारेंगे। यह बहुत जोखिम भरा निर्णय होता है। फिर भी लेकिन जीवन में अपनी सामर्थ्य और क्षमता के अनुसार सफलता पाने के लिए जोखिम लेना बहुत जरूरी है। मैंने कहा, सही कहा। अपनी जिंदगी में जिस भी व्यक्ति ने कुछ अद्भुत और अनुपम किया है, कुछ ऐसा जो वाकई काबिले तारीफ और शानदार हो, उन्होंने जोखिम लेने से कभी मुंह नहीं मोड़ा। हां, जो युवा जोखिम लेने को हमेशा तैयार रहते हैं और जिनका आत्मविश्वास अडिग रहता है, वे अभूतपूर्व कामयाबी हासिल करते हैं। जोखिम लेने का अर्थ खुद को नकारात्मकता की ओर ले जाता कतई नहीं होता, बल्कि नए अवसरों की तलाश करना होता है। मैंने कहा, अक्सर लोग जीवन में सफल हो जाने वाले अवसरों को इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि वे कंफर्ट जोन में यानी सुरक्षित रहना चाहते हैं। लेकिन एक बार अवसर जाने के बाद वे उस पर अवश्य अफसोस जाहिर करते हैं। यदि आपके साथ ऐसा है तो आपको जोखिम लेने की जरूरत है, क्योंकि अवसर बार बार नहीं आते। जीवन में हर बार नुकसान के बारे में सोचकर जोखिम लेना नहीं छोड़ना चाहिए। सबसे बड़ा जोखिम कोई जोखिम नहीं लेना है। तेजी से बदल रही दुनिया में विफल होने की एकमात्र गारंटी देने वाली रणनीति जोखिम नहीं उठाना है। असल में जोखिम लाभ का वो सिक्का है जो जीतने पर प्रसन्नता और हारने पर सीख देता है। कभी कभी कम उम्र में जोखिम उठाने की वजह से हो सकता है कि कई बार आपको परिवार एवं समाज दोनों से अपेक्षित सहयोग न मिले, लेकिन इससे निराश होने और घबराने की बजाय अपने भरोसे पर कायम रहें। नाकामयाब हो जाने का भय हर किसी को सताता है ना? लेकिन इसे खुद पर हावी होने देने से बचना चाहिए। ये बात ध्यान रखें कि जोखिम उठाने का जज्बा वीर का साहस है, कायर का नहीं। जीवन में जोखिम लेने वाले कई सारे लोग असफल भी होते हैं, लेकिन वे अपने अनुभव से सीखते भी बहुत है। जोखिम लेने वाला एक आशावादी इंसान असफलता को सदैव सीखने के अवसर के रूप में देखता है। दुनिया के सफलतम लोग औसत लोगों से कहीं ज्यादा बार असफल होते हैं। यही नहीं, विश्व की सर्वश्रेष्ठ कंपनियां औसत कंपनियों की तुलना में कहीं ज्यादा बार असफल रही होती है। अगर आप बड़े मुकाम हासिल करना चाहते हैं तो जोखिम को जीवन में हिस्सेदारी देने में देरी न करें।
बिना जोखिम उठाए कोई महान उपलब्धि हासिल नहीं हो सकती है। मेरा तो पहला क्रश ही नहीं, पहला प्यार है यूपीएससी। तो मेरा तो यूपीएससी होगा ना। मैं तो गिरीश जी, यूपीएससी में सिलेक्शन लेने के लिए सारे तिकड़म लगाऊंगी, साम दाम दंड भेद। उन्होंने बहुत हल्की और बेदम आवाज में कहा, आप भी किसी से कम नहीं हो। मैंने चुटकी लेते हुए कहा, हम किसी से भी कम नहीं। आज लड़कियां बाहों में बाहें डालकर और कदम से एकदम मिलाकर लड़कों के साथ चल रही हैं। उन्होंने महिला सशक्तिकरण की आवाज को बुलंद करते हुए कहा, बाहों में बाहें डालकर नहीं, कंधों से कंधे मिलाकर के चला करती है। ये होता है, बाहों में बाहें डालने का अर्थ कुछ और ही होता है। इस बात पर हम दोनों खिलखिलाकर हंस पड़े। ध्यान रखियो, यूपीएससी में चेक और जैक नहीं चलता। साम दाम दंड भेद का बात कर रही हो। मैंने व्यंग्य करते हुए कहा जाता है कि इंसान को जो पाना होता है उसे वो पा ही लेता है। हमारा लक्ष्य कलेक्टर बनना है ना, तो लगे रहते हैं, एक दिन लक्ष्य कदमों में होगा। एंजल ने कहा, तो अब चले? एंजल ने आंखों से सवाल किया और मैंने मुस्कुराती आंखों से हामी भर दी। एंजल ने जीटीबी नगर मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 4 पर आकर कहा, चलिए बाय, सी यू अगेन। मैंने जवाब दिया, 4 क्रश बनाम पढ़ाई। कुछ कर गुजरने का जुनून हो तो आप परिस्थितियों से ऊपर उठकर काम कर सकते हैं। अगर आसपास का माहौल अनुकूल न हो तो आप अपने घर से सैकड़ों किलोमीटर दूर जाकर खुद को निखार सकते हैं। ऋषभ पंत ने बचपन में अपने देश के लिए खेलने का सपना देखा था, वो आज सच हो गया। सपनों में जान हो, हौसले बुलंद हो तो आप विषम हालातों में भी हीरो बनकर उभर सकते हो। ध्यान रखो, अगर आप लगन से काम कर सकते हो तो अपनी मेहनत से पहाड़ों को भी उपजाऊ मैदान बना सकते हो। बस खुद पर विश्वास रखना। मैंने ऋषभ पंत का भारतीय क्रिकेट टीम में चयन होने के बाद उसी रात को यह फेसबुक पोस्ट लिखी। मैं महसूस करने लगा था कि एंजल से दिन में 2 बार बात ना हो तो कुछ अच्छा नहीं लगता था। मैं उनके कॉल बटा मेल का इंतजार करता था। लगातार 2-3 महीने की चैटिंग और बातचीत के बाद बातों में इतना खुलापन आ गया कि एक दूसरे से कुछ भी पूछने में हिचक नहीं होती थी। एंजल और मैं बातों बातों में एक दूसरे को सब बताते गए। हमारे दोनों के बीच इश्क और मोहब्बत के बीज प्रस्फुटित होने लगे थे। मुझे तो उनको जीवन साथी बनाने के ख्याल भी आने लगे थे। उनको लंबे समय तक बताया नहीं, वो अलग बात है। उनको मैंने लंबे समय तक प्रपोज नहीं किया था, लेकिन इशारों इशारों में सब कुछ कह चुका था। उनकी खामोश मुस्कुराती निगाहें भी यही इत्तला दे रही होती थी कि वो भी मुझे पसंद करती है। हम हर रोज एक दूसरे को मैसेज करने लगे, पहले दिन में, फिर रात को भी। बिना मैसेज किए हम सो नहीं पाते। उनके मैसेज मेरी लाइफलाइन बन गए। ये सब होना सामान्य इंसानी इस बातों की अभिव्यक्ति थी। शुरुआत दोस्ती से हुई थी, लेकिन समय बीतने के साथ जज्बात स्पष्ट होते गए। शुरू में हम कैजुअल फ्रेंड, बाद में बेस्ट फ्रेंड बने, फिर लव की एंट्री और बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड। लेकिन मैं लंबी पारी का इच्छुक था, उन्हें जीवन साथी बनाने को लेकर बेताब। साल भर होते होते हमारी दोस्ती में प्रेम नामक वायरस ने तगड़ी वाली घुसपैठ कर ली थी। एंजल के हृदय के किसी कोने में मेरे सान्निध्य की प्यास जगने लगी थी। मैं भी दीवानों की तरह उसके आगे पीछे घूमने लगा। इस सपनीले मोड़ पर उसे भी मेरी बातें और दीवानगी लुभाने लगी। मैं ये सोचने लगा कि अब मेरी बंजर जमीन पर गुलाब खिलने वाला है। मैं तो रूप, सौंदर्य, चंचलता का सम्मिश्रण देखकर उस पर लट्टू हो गया था। मैं लाइब्रेरी में बहुत जल्दी आ जाता और एंजल से मिलने, बात करने के बहाने ढूंढता। एंजल को भी मेरा साथ अच्छा लगने लगा था। मैं दिल की बात तो नहीं कह पाया था, लेकिन दोनों के बीच साथ कॉफी पीने, लंच करने, घूमने फिरने और ढेर सारी बातें करने का सिलसिला शुरू हो गया था। उसे पाने की ख्वाहिश मैंने मन में बसाकर बैठा ली थी। सिर्फ पढ़ना मेरे हाथ में है, बाकी कुछ नहीं। सिर्फ लड़ना मेरे हाथ में है, बाकी कुछ नहीं। सिर्फ एग्जाम देना मेरे हाथ में है, बाकी कुछ नहीं। जितना हाथ में है उतना तो करूं।
एंजल ने 10 घंटे की पढ़ाई के बाद रात में सोने से पहले डायरी में ये लाइनें लिखकर खुद को मोटिवेट करने का प्रयास किया और सोने चली गई। आज पढ़ने का मन नहीं कर रहा है बिल्कुल भी। एंजल ने व्हाट्सएप मैसेज किया था, आज पढ़ने का मन नहीं कर रहा है तो टीवी डिबेट देखो, डिबेट देखने का मन नहीं कर रहा है तो राइटिंग प्रैक्टिस करो, राइटिंग प्रैक्टिस का मन नहीं कर रहा है तो डिस्कशन करो, और डिस्कशन का भी मन नहीं कर रहा है तो रणनीति बनाओ। लेकिन हर दिन कुछ न कुछ एक यूपीएससी अभ्यर्थी के रूप में करना ही होगा। अगर चयन लेना है तो मैंने कहा, कुछ लोगों की हमेशा शिकायत रहती है कि वे अपने मनचाहा काम के लिए हर दिन समय नहीं निकाल पाते। लेकिन मैं मानता हूं कि बहाना बनाने के हजारों कारण हो सकते हैं कि आप अपने मनपसंद काम के लिए समय नहीं निकाल पाते। या तो वो किसी काम को मन से करना नहीं चाहते, या फिर खुद दुर्बल इच्छाओं के मालिक हैं। दुनिया में किसी भी काम को करने के लिए सबसे ज्यादा जिस चीज की जरूरत होती है वो है दृढ़ संकल्प, जिसके बलबूते जो आप सोच सकते हैं, जिस पर आप यकीन कर सकते हैं, उस काम को इस दुनिया में आप करके भी दिखा सकते हैं। साफ जाहिर हो रहा था कि मैं लगभग एक मेंटर की भूमिका में आ चुका था। एंजल का कॉल आया, मुझे हर्ष बी पंत आयार की बुक लेनी है, मिल जाएगी क्या मुखर्जी नगर में? मुखर्जी नगर और ओल्ड राजेंद्र नगर किताबों के अजायब घर हैं। यहां नहीं मिलेगी तो कहां मिलेगी? मैंने दृढ़ता से कहा। अच्छा, अब देख करके आना कि कहां मिलेगी। उनका इरादा किताब खरीदने का कम और मुझसे मिलने का ज्यादा था। ये बात मैं समझ गया था। जब किसी लड़की को लड़का पसंद आ जाए तो मिलने या कॉल करने के इतने तरीके ढूंढ लिए जाते हैं जितने एडिसन ने बल्ब बनाने के लिए तरीके नहीं ढूंढे होंगे। मैं उन्हें पसंद आया था या नहीं, ये मुझे नहीं पता, या फिर शायद उनका इरादा ये था कि आईएएस बनने के सपने को साकार करने के लिए गिरीश मेरी बहुत हेल्प कर सकता है, इसलिए भी उन्होंने मेरे साथ दोस्ती बढ़ाई होगी। लेकिन वजह जो भी हो, दोस्ती धीरे धीरे बहुत प्रगाढ़ हो रही थी। मैं बत्रा सिनेमा गया और अग्रवाल स्वीट होम के पास वाली बुक शॉप से हर्षवी पंत की आईआर बुक खरीद करके एंजल को कॉल मिलाया। सामने से आवाज आई, रुको मैं अभी आती हूं। मैं मन ही मन में सोच रहा था कि किताब तो बस बहाना था, असल काम मिलने बुलाना था। तुमने आज ये क्या पहन रखा है? तुम तो बिल्कुल चमनला लग रहे हो। रिक्शे से उतरते ही उन्होंने मुझे देखकर कहा। उसके चेहरे पर मुस्कान देखकर मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। अरे, मेरा फ्रेंड जोधपुरी जूतियां लाया था तो पहन लिया। अच्छी नहीं लग रही है क्या? तुम पर तो हर चीज अच्छी लगती है, मैं तो बस मजाक कर रही थी। कॉफी पिलाओगे? एंजल ने पूछा। क्यों नहीं, मैंने मुस्कुराकर कहा। डिस्कशन करते करते न जाने कब मैं एंजल की थॉट प्रोसेस का दीवाना बन गया था। शायद मैं उनके सोचने के तरीके को पसंद करने लगा था, उनके विचारों को पसंद करने लगा था, और उनकी बातों का तो दीवाना हो गया था, और उनके अंदाज का भी। लगातार 4 महीने की बातों के बाद संवादों में इतना खुलापन आ गया कि कोई भी बात कहने में असहजता महसूस नहीं होती थी। दोस्ती धीरे धीरे आत्मीयता में बदलने लगी। एंजल मुझसे जब भी मिलती तो प्यासी सोन मछलियां जैसे। पूरी कैंपस लाइब्रेरी में भी बस 2 ही लोगों को इस नवेले एहसास का पता था, एक मैं और एक उसे। हर दिन लाइब्रेरी से निकलते वक्त इस बात का एहसास मुझे गुदगुदा देता था कि चलो आग तो दोनों तरफ बराबर की ही लगी है। हालांकि मैं अक्सर खुद को यह कहकर समझाता था कि पहले करियर बना ले, फिर चाहे कितनी भी प्यार की डुगडुगी बजा लेना। इसलिए मैंने प्रपोज करने के लिए लंबा समय लेना उचित समझा। एंजल और मैं दोनों आईएएस की तैयारी कर रहे थे तो किताबों से ज्यादा गहरी दोस्ती निभानी थी ताकि यूपीएससी का किला भेदा जा सके। चलो शिमला घूम के आते हैं, दूर का प्लान नहीं बना सकती, मम्मी कुछ कहेगी। मैंने भी किस एटीट्यूड वाली लड़की से पूछ लिया, समझती क्या है अपने आप को, अच्छा चलती है कि नहीं, वरना तेरी सहेली अंजलि को कहूंगा कि चलो घूम के आते हैं, और अगर मैं बात नहीं करूंगी तो क्या मेरी सहेली से बात करने लग जाओगे? हो मैं और एंजल सदैव की तरह झगड़ कर पलट लिए, मन में एक दूसरे की शक्ल भी न देखने का विस्फोटक गुस्सा और अपनी अपनी ईगो लिए।
तो दोस्तों ये था यूपीएससी वाला लव कलेक्टर साहिबा बुक का पहली पार्ट। तो अगर आपको ये ऑडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, और अगर आप इसका अगला पार्ट चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। हम मिलेंगे किसी अगले ऑडियो बुक में। तब तक के लिए जय हिंद, जय